फार्मर्स लव फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स के 5 टॉपिक हमने पढ़ लिए थे और आज हमारा टॉपिक नंबर 6 चलेगा। ये टॉपिक छोटा सा ही है लेकिन समझने में बहुत ईजी है और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो हम टॉपिक नंबर 6 की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 6 में क्या क्या है। तो ये 5 टॉपिक हमने डिमांड और यूटिलिटी के बारे में तो पढ़ लिया था 5 टॉपिक के अंदर। आज हमारा छठा टॉपिक चलेगा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और दूसरा अपना जो पॉइंट है इसका है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। ये एक ही लेक्चर का है, मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम 10-15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अपना टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे अभी देखा था, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। जो कंज्यूमर सरप्लस है उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ेंगे। तो ये मैं अपने हिसाब से तो 100% दूंगा और आप भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे पहले हम जो आपके डाउट होंगे उनके क्लास प्रॉपर रूप से डाल देंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी जो कंज्यूमर्स यानी जो अपना जो कंज्यूमर है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों पे इफेक्ट डालता है और किस तरह से वर्क करता है। तो जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है उसके अंदर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम और प्राइस दो ही चीज़ें देखी जाती है। इन चीज़ों के आधार पर ही वो उसकी जो आवश्यकता है वो उसकी जो आवश्यकताओं की जो संतुष्टि है वो किस प्रकार से ज़्यादा होती है, उसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि बुक की लैंग्वेज में क्या है। तो बुक की लैंग्वेज में है कि वह इक्विलिब्रियम जिसमें उपभोक्ता का मतलब है कंज्यूमर अपनी इनकम और जो प्राइस है इनको देखते हुए अपने व्यय की योजना इस प्रकार से बनाता है कि अपनी कुल संतुष्टि को अधिकतम कर सके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब इसका ये थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है, तो मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति है और उसके पास से 15,000 रुपये, तो वो 15,000 रुपये का इस प्रकार से उपभोग करेगा कि जो 15,000 रुपये वो खर्च तो हो जाए लेकिन उसको चीज़ अच्छी मिल जाए। और सीधा आपने सुना भी होगा चाहे पैसे कितने भी लग जाए लेकिन चीज़ अच्छी मिल जाए। तो यही चीज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर कि प्राइस और जो इनकम है वो जो कंज्यूमर है उसको देखते हुए कि वह अपने उसको व्यय किस प्रकार से कर रहा है, वो चीज़ इसी के अंदर आती है। तो वापस एक बार देख लेते हैं क्या होती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, वह इक्विलिब्रियम जिसमें उपभोक्ता अपनी इनकम वह प्राइस को देखते हुए अपनी व्यय की योजना इस तरह से बनाता है कि वह अपनी कुल संतुष्टि को अधिकतम कर सके। मतलब किस चीज़ पे वो व्यय कर रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हमें बात करें अजम्पशंस यानी शर्तें कौन कौन सी है, क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। पहला है अपना रेशनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए। रेशनल का तात्पर्य है कि जो कंज्यूमर है वो जो व्यय करेगा उससे उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। प्रॉफिट का मतलब उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो वो एक इसका अजम्पशन मतलब शर्त हो गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। जो अपना जो रेशनल एक्टर होता है वो रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा अपना है कोऑर्डिनल यूटिलिटी। कोऑर्डिनल यूटिलिटी का तात्पर्य है कि जो अगर हम कोऑर्डिनल नंबर के अंदर अगर हम यूटिलिटी को डिनोट करते हैं तो उसी को कोऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। और कोऑर्डिनल यूटिलिटी के द्वारा ही हमें जो अपनी जो यूटिलिटी है उसकी जो अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो पढ़ते हैं। उसके बाद में अपना तीसरा है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो किसी दूसरी वस्तु पे डिपेंड नहीं रहता। दूसरी वस्तु का तात्पर्य है कि अगर मुख्य वस्तु में परिवर्तन होगा तो उसे दूसरी वस्तु पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। और चौथा अपना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके अंदर जो पैसे होते हैं वो कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर होते हैं। पैसों का किसी प्रकार से कोई इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है। तो हम बात करते हैं इनकी डिटेल से, जो इसके अजम्पशन है। पहला अजम्पशन देखते हैं रेशनल कंज्यूमर। अब रेशनल कंज्यूमर से तात्पर्य है कि वह कंज्यूमर जो कम लागत
यानी कि जो कॉस्ट है वो तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और लागत कम से कम हो, मतलब कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, तो वही हमें उसी को हम रेशनल कंज्यूमर बोल देते हैं। और जो अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और दूसरा अपना है कोऑर्डिनल यूटिलिटी। कोऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो जब किसी वस्तु की उपयोगिता, यानी कोई वस्तु है उसकी यूटिलिटी कोऑर्डिनल नंबर के अंदर मापी जाती है तो उसे हम कोऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब कोऑर्डिनल नंबर की बात करें तो ये 1 2 3 4 एक्सेट्रा हो गए, इन्हीं को हम कोऑर्डिनल यूटिलिटी बोल देते हैं। उसके बाद में अपनी तीसरी है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मतलब ऐसी यूटिलिटी जो किसी दूसरी वस्तु पर डिपेंड नहीं होती, यानी कि एक वस्तु के कारण, मतलब मुख्य वस्तु के कारण सहायक वस्तु पर किसी प्रकार कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिले ना, तो उसी को हम इंडिपेंडेंट यूटिलिटी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं होती क्या है, जब कंज्यूमर को किसी वस्तु से जो यूटिलिटी मिलती है वह केवल उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी कहलाती है। मतलब कोई वस्तु है तो उसी की मात्रा पे डिपेंड करेगी यूटिलिटी, दूसरी वस्तु पे डिपेंड नहीं करेगी, तो उसी को ही हम इंडिपेंडेंट यूटिलिटी कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी दूसरे पे वो डिपेंड ना हो, तो उसी को हम इंडिपेंडेंट बोल देते हैं। इसके बाद में अपना चौथा जो एजम्पशन है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसके अंदर मनी, मतलब जो मनी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब स्थिर होती है। तो यह माना जाता है कि धन मार्जिनल यूटिलिटी को मापता है, इसलिए इसकी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। जो मनी होती है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कि जो धन है उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसके इफेक्ट उस पर भी देखने को मिलेंगे। तो ये अपने एजम्पशन हो गए 4, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो प्राइस और इनकम को व्यय इस प्रकार से करेगा कि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, तो उसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात, एजम्पशंस की बात करें तो पहली एजम्पशन हमने देख ली कि रेशनल कंज्यूमर, दूसरा एजम्पशन देखा हमने कोऑर्डिनल यूटिलिटी, तीसरा पढ़ा हमने इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, चौथा पढ़ा हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो ये हमने पढ़ लिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। इसके बाद में पढ़ते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस। बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो सबसे पहले कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर क्या होता है कि किसी वस्तु को कंज्यूम करने वाला ये कंज्यूमर कहलाता है। और सरप्लस की बात करें तो किसी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद उसके बाद जो बच गया ना उसी को हम सरप्लस कहते हैं, इसी कारण इसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। सरप्लस की बात करें तो सरप्लस हो गया है कि जरूरतों को पूरा होने के बाद बचा हुआ, यानी हमारी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा होने के बाद जो कुछ बच गया ना उसी को हम सरप्लस बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिया किसने। तो कंज्यूमर जो सरप्लस है वो डेवलप तो किया था जूलिस ड्यूपिट ने, इसको विकसित किया। और सबसे ज़्यादा इस पे जो कार्य किया, मतलब वर्क किया, वो किया था अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा टर्म्स दिए और उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क भी किया था। इसके बाद में कि जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको मतलब होता क्या है, और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें प्रॉपर वे के अंदर, तो इसकी प्रॉपर वे के अंदर डेफिनेशन होगी कि प्राइस विलिंग पे एंड प्राइस एक्टिव पे के बीच में रिलेशन ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब इसका रिलेशन किस प्रकार से होता है वो देखते हैं कि जो ये कंज्यूमर सरप्लस है उसके अंदर हमें प्राइस विलिंग पे और प्राइस एक्टिव पे के बीच में जो रिलेशन होगा, रिलेशन क्या है कि चीज़ें घट रही है, तो उससे क्या होगा कि जो सरप्लस बनेगा उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। अब इसका एक उदाहरण है, मान लो कि हम मार्केट में गए, मार्केट के अंदर हम गए सीड खरीदने, तो मान लो कि जो अपना जो गेहूं का सीड है उसकी प्राइस मान लो कि 2500 रुपये क्विंटल है, ये मान के गए हम। लेकिन हमें जो मार्केट में गए तो हम मार्केट में उसकी प्राइस हमें 2300 रुपये क्विंटल ही मिल गई। जो गेहूं का सीड है उसकी हमने प्राइस तो सोची थी 2500 रुपये क्विंटल और हमें मिल गई 2300 रुपये क्विंटल। तो ये तो हो गई प्राइस विलिंग, ये तो हो गई प्राइस विलिंग पे, और ये हो गई अपनी प्राइस एक्टिव पे।
ये होगी प्राइस बिलिंग पे और ये हो गई प्राइस एक्टिव पे। यानी कि जो 2500 रुपये है उनके अंदर हमें सामान खरीदने के बाद हमें जितने पैसे बचे उसी को ही हम क्या कह देते हैं, प्राइस एक्टिव पे बोल देते हैं। तो ये अपना कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। इसका उदाहरण होगा कि एक व्यक्ति मार्केट से 15,000 रुपीज़ का मोबाइल परचेज करने गया, लेकिन वही मोबाइल उसे 12,000 रुपीज़ के अंदर मिल गया। तो उसके पास जो 3,000 रुपीज़ बच गए उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब एक बार मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरा टॉपिक एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई भी कंज्यूमर है उसकी जो प्राइस और जो उसकी इनकम है उसका जो व्यय है वो इस प्रकार से करेगा कि उसको अच्छा से अच्छा सेटिस्फेक्शन देखने को मिले। मतलब जो उसको संतुष्टि है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके पास जो पैसे हैं उनका वो इस प्रकार से यूज करेगा कि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो वो चीज़ आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की बात हो गई कि मान लो मार्केट के अंदर कोई चीज़ खरीदने गए, उदाहरण देख ले तो उसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के अंदर हम ले लेते हैं कि यूरिया ले लेते हैं। तो यूरिया की प्राइस मान लो कि 25 रुपये kg के हिसाब से है। तो हम क्या करेंगे कि जो बेस्ट कंपनी है उसी का ही हम यूरिया खरीदेंगे। तो उससे क्या हो गया, हमने पैसे दिए तो पैसे से हमें सेटिस्फेक्शन भी अच्छा प्राप्त हुआ। तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आता है। उसके बाद में हमने देखा इसके एजप्शन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसके एजप्शन है। फर्स्ट पढ़ा हमने रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मतलब है जो कंज्यूमर है वो अपना व्यय इस प्रकार से करेगा कि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। उसके बाद में देखा हमने कोऑर्डिनल यूटिलिटी। कोऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसके अंदर जो यूटिलिटी है उसको कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिनोट किया जाता है। इसी कारण कोऑर्डिनल यूटिलिटी भी इसका एक कैरेक्टर हो गया, सॉरी एजप्शन हो गया। उसके बाद में तीसरा देखा हमने इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का तात्पर्य है कि जो मुख्य वस्तु है उसका सहायक वस्तु पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है हमें। इसी कारण इंडिपेंडेंट यूटिलिटी भी इसका एक एजप्शन हो गया। उसके बाद में चौथा देखा हमने मार्जिनल यूटिलिटी। मनी इज कॉन्स्टेंट। जो मनी है वो एक तरह से कॉन्स्टेंट होती है क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो समय के अनुसार बदलती रहती है। इसी कारण मनी का कॉन्स्टेंट होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमने पढ़ा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के अंदर हमने देखा कंज्यूमर क्या होता है, तो किसी वस्तु को कंज्यूम करने वाला एक कंज्यूमर हो गया। सरप्लस की बात करें तो सरप्लस होता है कि किसी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद जो कुछ बच गया उसी को हम सरप्लस कह देते हैं। और फिर हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो कंज्यूमर सरप्लस के अंदर हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति है वो मार्केट के अंदर मान लो मोबाइल खरीदने गया तो मोबाइल की प्राइस 15,000 रुपये है। तो 15,000 रुपये उससे की जो प्राइस है वो है, अगर जैसे वो मार्केट में गया तो उसको प्राइस 13,000 रुपये के अंदर ही वो मोबाइल मिल गया। तो जो उसके पास जो 2,000 रुपये बच गए तो वही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कि किसी कार्य को करने के बाद जो पैसे बच गए ना उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें काम में आती है। एक तो प्राइस विलिंग पे और एक होता है प्राइस विलिंग। ये तो हो गई प्राइस विलिंग पे और ये हो गई प्राइस एक्टिव पे। यानी कि विलिंग पे यानी हमने भविष्य में इस मतलब किसी काम को करने से पहले सोचा कि हमें इतने रुपए लगेंगे और उस कार्य के अंदर जितने रुपए लग गए तो वो हो गया प्राइस एक्टिव पे। मतलब किसी कार्य को करने के लिए हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ी, जो हमने सोचा और उसके अंदर से कितना माइनस हुआ, उसको माइनस करने के बाद में जो कुछ बच गया ना उसे कोई हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो ये अपना कंज्यूमर सरप्लस हो गया। उदाहरण हमने देखा ही था इसका कि एक व्यक्ति मार्केट में 15,000 रुपये का मोबाइल परचेज करने गया, लेकिन वही मोबाइल उसे 12,000 रुपीज़ में मिल गया। तो उसके पास जो 3,000 रुपीज़ बच गए वही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो ये अपना कंज्यूमर सरप्लस भी कंप्लीट हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस कंप्लीट हो गया।
तो ये अपने 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।